नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग जो है आ गए हैं 5 जुलाई को, और 5 जुलाई को हम लोग करेंगे आज से करंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले हम लोग रिवीजन जो करते थे वो तो आज रिवीजन मैं नहीं कर पाया हूं, नहीं लिख पाया हूं आज, किसी कारणवश थोड़ा टाइम की व्यस्तता थी। बट हम लोग बाकी चीजों को आज करेंगे दोबारा से, ठीक है। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ दिन रात जो होते हैं किस कारण होते हैं, तो भू परिभ्रमण जो होता है आपका उसी कारण, यानी कि अपने अक्ष पर जो पृथ्वी ऐसे घूमती है, रोटेट करती है, उसी को हम भू परिभ्रमण कहते हैं। और इसी के घूमने कारण ही क्या होता है, दिन और रात होते हैं। और मौसम परिवर्तन कैसे होता है? परिक्रमा करने पर मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। देखो पृथ्वी कैसे घूमती है, ऐसे तो घूमती है। देखो ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। ये आपके मान लीजिए पृथ्वी है अपने आप पे, सूर्य है एक तरीके से, तो ऐसे 130 डिग्री क्या है, अपनी झुकी हुई है। और एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कुछ इस प्रकार से घूमती है, ऐसे से घूमती है, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी अपने एक्सिस पर किस दिशा से किसकी तरफ घूमती है? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब या कुछ और? ये प्रश्न भी पूछता है आपके एग्जाम में। तो एक तो अपने एक्सिस पर कुछ इस प्रकार से घूमती है, और ऐसे घूमते 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 फिर वो कुछ इस प्रकार से भी इसके जो है चक्कर लगाती है सूर्य के, इस प्रकार से भी, ठीक है। तो एक तो ऐसे से हो गया, परिक्रमा करना हो गया, और एक जो आपका भू परिभ्रमण हो गया, यानी कि जो इस प्रकार से घूमती है। तो ऐसे से घूमेगी यहां पर, घूमते घूमते ऐसे करके परिक्रमा करेगी ऐसे, ठीक है, समझ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज का पहला टॉपिक हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना, त्रिनाद टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, क्या घाना, ठीक है, और ये त्रिनाद टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा। ये इतने देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, आप जानते होंगे इसको। 2 से लेकर के 9 जुलाई तक इनकी यात्रा है। टोबैको त्रिनाद की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है उनके लिए, पीएम मोदी के लिए। एक लंबे समय के बाद जो यात्रा कर रहे हैं, और जो है घाना की यात्रा भी कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पीएम मोदी 2 जुलाई से 5 देशों की 8 दिवसीय 2 से 9 जुलाई पर यात्रा पर थे। मैंने थे लिख दिया क्योंकि आपको आगे पढ़ना होगा। इन देशों में कौन कौन से है? घाना, त्रिनाद टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया हैं, ठीक है। चलिए, उन्होंने ब्राजील में 6 से 7 जुलाई को आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। मैंने लिख दिया कि हिस्सा लिया, कि लेंगे हालांकि आगे, लेकिन मैं लिख दिया कि लेंगे, मतलब ले लिया है, मतलब हिस्सा, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में आप जानते होंगे, यह सम्मेलन वहां पर होने वाला है। पीएम मोदी कमला प्रसाद विशेषर के निमंत्रण पर 3 से 4 जुलाई तक त्रिनाद और टोबैको की आधिकारिक यात्रा उन्होंने की है, ठीक है। और इस वर्ष त्रिनाद और टोबैको में भारतीय प्रवासियों के आगमन की 180वीं वर्षगांठ मनाई जा रही, इसलिए भी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट हो जा रहा है आपके एग्जाम के लिए। त्रिनादाद और टोबैगो के वर्तमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही भारतीय मूल के हैं। ये एक बड़ी बात है अपने आप में, इसलिए जो है आपका त्रिनाद और टोबैको के साथ हमारे संबंधों में मजबूती आने के बड़े ज्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी का वहां पर जाना निश्चित तौर पर इस संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास करेगा, है ना। आइए, संयोग से दोनों पदों पर महिलाएं हैं और दोनों अधिवक्ता हैं, यह भी खास बात है। संयोग देखिए कि ये जो दोनों पीएम और जो आपके प्रेसिडेंट हैं, दोनों क्या हैं? भारतीय मूल के हैं, और दोनों ही महिलाएं हैं, और दोनों ही अधिवक्ता हैं। ये एक बड़ा जो है क्या कहते हैं, अपने आप में जो है संयोग यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो 17वां आपका जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, वो ब्राजील के रियो में जो है हो रहा है, और इसी की बैठक की अध्यक्षता के लिए जो है कहीं ना कहीं पीएम मोदी वहां पर गए हुए हैं। तो ये भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रियो शिखर सम्मेलन का विषय समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना है। ये फैक्ट अभी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा और आगे की बात करें तो भारत 2026 में विकासशील देशों का संगठन कौन सा, ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ हाल ही में भारत ने किस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता की बात कही है, या उसको दी जाएगी अध्यक्षता। तो 2026 में जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा, ठीक है। ब्रिक्स BRICS, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बाकी और कई सारी कंट्रीज में शामिल अभी हाल ही में हो गई हैं, ठीक है। चलिए, पीएम मोदी 2 से 3 जुलाई को घाना की यात्रा पर थे, ठीक है, आप जानते होंगे। और घाना की यात्रा को 30 वर्ष के बाद हो रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम मोदी 9 जुलाई को नामीबिया की यात्रा पर थे, और यह यात्रा जो है भी महत्वपूर्ण है उनके लिए, कई पॉइंट ऑफ व्यू से। नामीबिया की यात्रा भी है ना, ठीक है। यह यात्रा यानी कि नामीबिया की यात्रा
27 वर्ष की बात हो रही है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है नामीबिया के? नेटुम्बो नंदी नदाइटोवा ने इस वर्ष मार्च में पदभार संभाला था। यही कारण है कि उनके कार्यकाल की इतनी जल्दी होने वाली यह यात्रा संबंधों को नवीनीकृत करने के लिए बड़ी उपयोगी है। साथ ही नामीबिया के साथ हमारे आर्थिक जुड़ाव को भी गहरा करेगी अपने आप पे। तो ये बड़ी बात है यहां पर, है ना। कई सारे फैक्ट यहां पर रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। भारत और नामीबिया लंबे समय से मजबूत संबंध साझा कर रहे हैं और पीएम मोदी 5 से सॉरी ये गलत हो गया है, ये 5 से आगे होगा, है ना। पीएम मोदी जुलाई कर दीजिए। पीएम मोदी जुलाई में आई ही जो है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के आमंत्रण पर आधिकारिक यात्रा पर थे। तो ये कई सारे पॉइंट आपके लिए क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट है, इनको सभी को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, यह यात्रा, अब देखिए खास पॉइंट, यह यात्रा ग्लोबल साउथ के साथ, क्या पूरी यात्रा ग्लोबल साउथ के साथ भारत की मित्रता को और मजबूत करेगी, अटलांटिक के दोनों साझेदारी को गहरा करेगी और बहुपक्षीय मंचों जैसे ब्रिक्स, अफ्रीकी यूनियन, इकोवास और जो आपका कैरिकॉम में भारत की भूमिका को सशक्त बनाएगी। तो आप कहेंगे सर इकोवास और ये कैरिकॉम क्या है? ये भारत के पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोवास जो है क्या है, ये पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय है 15 सदस्यों वाला, और कैरिकॉम जो है ये कैरेबियाई समुदाय के 15 देश इसमें शामिल हैं। तो इनके लिए भी जो है भारत की इंपॉर्टेंस बड़ी मजबूत हो जाएगी अपने यहाँ पे। तो ये इसके बारे में भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई इनकी इंपॉर्टेंस जो है भारत के संदर्भ में क्या है, व्याख्या कीजिए। तो ये दोनों पॉइंटों को आप क्या करिएगा, अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि बहुत सारा व्यापार और बहुत सारा निवेश आदि जो है इसमें इनके तहत में है भारत का इसमें। तो ये दोनों संगठन अपने आप में क्या है, बड़े मजबूत स्थिति में भारत के लिए जरूरी हो जाते हैं। चलिए, अब आप बताइए पीएम मोदी ने किन 5 देशों की यात्रा भी हाल ही में की जुलाई माह में? तो सिंपल सी बात है कि बी वाला ऑप्शन होगा, घाना, त्रिनिदाद, टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया, है ना। बस, यानी कि घाना, त्रिनिदाद और टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया, है ना। चलिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। 3 जुलाई को किया गया है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है 3 जुलाई को। कब किया गया है? 3 जुलाई को, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, 3 जुलाई, यानी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों, यानी कि जो भी आपके स्टेट होंगे, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उनके जो सिटीज होते हैं, उनके जो निकाय, शहरी जो निकाय हैं, उनके अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में हो रहा है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है, एग्जैक्टली इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, ओके। चलिए, क्या इसका मोटो है? मोटो है कि तेजी से शहरीकृत हो रहे भारत में शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करना है। आप जानते होंगे कि अर्बनाइजेशन अर्थात सिटी का जो है क्या, सिटी का बढ़ना बहुत तेजी के साथ हो रहा है, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि शहरी स्थानीय निकाय की इंपॉर्टेंस जो है वो मजबूत हो और ये आगे बढ़े। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और समकालीन युग में शहरी शासन के लिए नवीन दृष्टिकोणों की खोज करना और उन्हें उजागर करना है। समय का विषय क्या था? संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका है। यानी कि जब शहरी स्थानीय निकाय मजबूत होंगे, उनके अध्यक्ष की कार्यप्रणाली मजबूत होगी, निश्चित तौर पर वह शहर जो है आगे बड़े तेजी से आगे बढ़ेगा, विकासात्मक गतिविधियों में आगे बढ़ेगा, और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, और इससे जो है जो हमारी संकल्पना है 2047 में विकसित भारत बनाने की, वो संकल्पना हमारी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो ये इसलिए शहरी स्थानीय निकायों का मजबूत होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसी के लिए जो है उनके अध्यक्षों का एक सम्मेलन का आयोजन अभी गुरुग्राम में किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, उनके ओम बिरला जी के द्वारा, ठीक है। चलिए, ये देखो वही चीज है ना कि सम्मेलन का मकसद शहरी स्थानीय निकाय, सार्वजनिक वितरण और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना भी शामिल है इसमें, ना, ताकि उनकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस हो अपने आप में। अब आप बताइए कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ, कब आयोजित किया गया? तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 3 जुलाई 2025 को। चलिए, ईरान के द्वारा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ देश के सहयोग को निलंबित करने के लिए एक कानून पारित किया गया है। ये प्रश्न मैंने आपको कराया था, और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में बताया था मैंने आपको, अगर याद होगा आपको। तो आप जानते हो कि अभी अमेरिका ने हाल ही में ईरान और इजराइल के युद्ध के मध्य में क्या किया है कि ईरान पर जो है वो जो क्या किया था, बम गिरा दिया था। याद है आपको, कुछ मैटर याद है? तो इसी के संदर्भ में ईरान ने कहा भाई ये जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, जिसका कार्य क्या है, परमाणु ऊर्जा का सही उपयोग करना, परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना
और निगरानी करना कि भाई कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो लेकिन जब अमेरिका ने हमला किया इस जो है तीन परमाणु ठिकानों पर, तो ऐसे में इस संस्था का कोई बचाव नहीं आया। ऐसे में ईरान इनसे जो है नाराज हो गया, कहा कि भैया हम तो इससे बाहर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अगर हमारे काम नहीं आती है, अगर उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, कोई प्रतिबंध अगर वो नहीं लगाता है, ऐसी संस्था में रहने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अभी हाल ही में जो है क्या कहते हैं WHO से अमेरिका बाहर हो गया और एक कंट्री और बाहर हो गई है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए जो है वहां पर एक जो है कानून पारित किया गया है, यानी कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ देश के सहयोग को निलंबित करने के लिए एक कानून लागू करने का आदेश जारी कर दिया कि भैया अपन तो जा रहे हैं जब तक, और इस कानून से हम तब तक बाहर रहेंगे जब तक कि हमारी सुरक्षा का दावा या वादा हमसे नहीं किया सकता है। हमारे हितों की अगर रक्षा नहीं हो सकती तो हम इसमें हम नहीं शामिल रहेंगे, है ना। ईरान की संवैधानिक परिषद की प्रवक्ता हादी तहन नजीफ के अनुसार यह कानून तब तक अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सभी प्रकार के सहयोग को स्थगित करता है जब तक, कब तक, जब तक कि ईरान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और उसके परमाणु स्थलों व वैज्ञानिकों की सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं दी जाती है। भाई सिंपल सी बात है, आज अमेरिका आया 3 परमाणु जो है स्थलों पर नीचे हमला करके चला गया, किसी ने कुछ चू तक बोला नहीं बोला। तो ये चाहता है कि भैया हमारी अपनी डिग्निटी है, हमारी अपनी समृद्धता है, हमारा अपना लोकतंत्र है, तो हमारी चीजों की सुरक्षा होनी चाहिए। जब तक हमारी सेफ्टी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है तब तक हम भैया कानून पास करके इससे हम हो रहे हैं बाहर, जाओ, सीधी सी बात है, हम नहीं आएंगे इसमें, है ना। ये बातें जो है कही गई हैं। यह आदेश राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एक पत्र के माध्यम से ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन, विदेश मंत्रालय और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को जारी कर दिया है। यह कानून पिछले सप्ताह संसद में पारित हुआ था और अगले दिन संवैधानिक परिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। तो अल्टीमेटली ये जो है अब ये क्रियान्वित हो चुका है अपने यहाँ पे, है ना। चलिए अब आप बताइए, ईरान ने IAEA वही जो परमाणु संगठन है के साथ सहयोग को किस शर्त के पूरा होने तक स्थगित कर दिया है। कौन सी शर्त रखी है जब तक ये स्थगित रहेगा। तो ये ईरान की संप्रभुता, परमाणु स्थलों और वैज्ञानिकों की सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जाए तब तक के लिए जो है स्थगित रहेगा अपने यहाँ पे, ठीक है। चलिए, यानी कि सीज द अटेंशन, है ना, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने की कारावास की सजा भी हाल ही में सुनाई गई है। शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, आप जानते होंगे, है ना। और शेख मुजीबुर रहमान को लेकर के भी अभी हाल ही में एक न्यूज आई हुई थी, आपको याद है वो न्यूज क्या थी, ठीक है। बड़ी न्यूज थी अपने आप में, 2 न्यूज आई थी शेख मुजीबुर रहमान को लेकर के, 2 बड़े न्यूज आई थी बांग्लादेश से। वो 2 न्यूज क्या है, अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा जल्दी से, जरूर से, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इनको जो है सजा सुनाई गई है, कैसे, किन मामलों में, आइए देखते हैं। तो बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण यानी कि ICT ने 2 जुलाई को पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने की कारावास की सजा सुना दी है, ठीक है। यह सजा सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ऑडियो क्लिप के आधार पर दी गई है, जिसमें कथित तौर पर शेख हसीना को न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते और ट्रिब्यूनल को धमकी देते हुए सुना गया था। इसी के आधार पर जो ये मामला सामने आया हुआ था। इसके आधार पर ट्रिब्यूनल ने पिछले महीने हसीना और बुलबुल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया था। शेख हसीना अगस्त 2024 में देश छोड़कर चली गई थी, आप जानते होंगे। वही ट्रिब्यूनल है जिसे शेख हसीना की सरकार ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए युद्ध अपराधों की जांच और सजा के लिए स्थापित किया था, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूनल इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था और फाइनली जो है इन्हीं के द्वारा, जो है इस संगठन के द्वारा ही इन पर ऐसा किया गया है। शेख हसीना बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और देश में लोकतंत्र की बहाली की एक प्रमुख आवाज रही हैं। देखो, लेकिन अब अभी हाल में न्यूज क्या आई थी कि शेख मुजीबुर रहमान से को जो है ये जो राष्ट्रपिता की जो ये पदवी थी इसको हटा दिया गया है, याद आया। और नोटों पर से किसका नाम हटाया गया, किसकी फोटो हटाई गई, याद है ना। तो ये कुछ न्यूज चर्चाओं में रही हैं, ओके। तो ये अब बाकी बांग्लादेश के आसपास कौन कौन सी भारत की सीमाएं लगती हैं, कौन सी नहीं लगती हैं, ये सब प्रश्न भी मैंने आपको कराया हुआ, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। चलिए बताइए, अब हाल ही में किस बांग्लादेशी नेता को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने की सजा सुनाई है। खालिदा जिया, शेख रजा, शेख हसीना या फिर मोहम्मद यूनिस, क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना भाई, ये भी हमारा, है ना। चलिए बताइए, शेख हसीना, सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए, किम मिन, क्या किम मिन सोक, किम मिन सोक, क्या किम मिन सोक
दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है, को किया गया, दक्षिण कोरिया सिम किन को कर लीजिएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा सही नहीं लगेगा, को करिए, को दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किम मिन सोक, नाम याद रखिएगा क्या, किम मिन सोक को 3 जुलाई को आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया का पीएम जो है नियुक्त कर लिया गया है। राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, क्या ली जे म्यूंग, इनका नाम ही याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने देश की नई सरकार के तहत इस पद के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के 4 बार के सांसद के नाम का चयन किया गया था, जिसके समर्थन में नेशनल असेंबली में मतदान किया गया। इससे पहले दिन में नेशनल असेंबली ने पूर्ण सत्र के दौरान 3 अमान्य मतपत्रों के साथ 173 मतों से किम के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर दिया, ठीक है। और अभी क्या है, दक्षिण कोरिया जो है चर्चाओं में भी है। तो अब दक्षिण कोरिया के बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। राजधानी इसकी क्या है, सियोल है। सरकारी व्यवस्था लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। भाषा कोरियन है। कोरियन आजकल खूब बच्चे सीखते हैं। आजकल कोरियन ड्रामा भाई साहब बड़ा चल गया है। आप लोग भी देखते हो क्या? मत देखा करो फालतू चीजें, ठीक है। कोरियन ड्रामा, पाकिस्तानी सीरियल्स आजकल बच्चे जो आजकल ये ना इंग्लिश मीडियम वाले आजकल खूब देखते हैं। ये सब काम मत क्या करिए, ठीक है। अनवांटेड चीज है, देखिए तो अच्छा चीज देखिए, डिस्कवरी देखिए, चैनल देखिए। इसके अलावा जो है जो एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है अग्नि की उड़ान, उनको पढ़िए। अच्छे नॉवेल्स आते हैं उनको पढ़िए। ये सब काम, ये कोरियन ड्रामा और ये पाकिस्तानी सीरियल देखना, ये सब काम मत करिए, ठीक है, फालतू वाला। चलिए, मुद्रा कोरियन वॉन है। धर्म यहाँ का बौद्ध, ईसाई और नास्तिक प्रमुख है। जनसंख्या लगभग 5.2 करोड़ रुपया है, करोड़ है। और क्षेत्रफल लगभग जो है इतना किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है। तो ये पॉइंट इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब बाकी जो पड़ोसी देश है उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए, इसके उत्तर में क्या है, नॉर्थ कोरिया है। दक्षिण कोरिया के उत्तर में क्या है, आपका नॉर्थ कोरिया है। इधर आपका पूरा में जापान है, आपका पश्चिम में चाइना है, और इधर जो है आप देखेंगे तो दक्षिण में आपका मिल जाएगा येलो सी, यानी कि जो है पीला सागर। ये आपको मैप में मैं दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, ये देखिए, दिख गया, ये देखो, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, है ना। बस ये देखो, आपका जापान, ये कोरिया, चाइना, देखो सब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इधर येलो सी भी मिला हुआ है, येलो सी से लगा हुआ है ना, ये आपका साउथ कोरिया, ठीक है। ऊपर आपका नॉर्थ कोरिया, इधर जापान, इधर आपका चाइना, इधर येलो सी, ठीक है, समझा गया। चलिए, हाल ही में किसे दक्षिण कोरिया का नया पीएम नियुक्त किया गया है? ली जे म्यूंग, यून सुक योल, किम मेन सुक या फिर हान टक सू। नाम कितने बढ़िया बढ़िया है, देखो। अच्छा, एक बार जब पढ़ो इसे कितना मजा आता है। देखो, ली जे म्यूंग, यून सुक योल, किम मिन सोक, हान टक सू, कितना बढ़िया ऑप्शन बनाया है, बताओ कितना बढ़िया नाम है। हालांकि क्या हो जाएगा उत्तर, किम मिन सोक, क्या हो जाएगा, किम मिन सोक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपके नाम का मजाक बनाएगा कोई, है ना। हमारे भी नाम का मजाक बनता है, आपके नाम का बनता है। मैं गया हॉस्टल में पहली बार, तो पूछा गया हॉस्टल में सीनियर्स ने, क्या नाम है तुम्हारा? तो मैंने बोला हृदय मिश्रा। क्या नाम है? नहीं समझ में आया। बोले दोबारा बोलिए। तो मैंने बोला HRIDAYESH कुमार मिश्रा। तब जाकर समझ में आ गया, हाँ अच्छा हृदय नाम है। तो कई बार आपके नाम की मजाक बन जाती है। हालांकि मेरा नाम अच्छा है तो लोग अच्छी तारीफ करते हैं फिलहाल, ठीक है। खैर, पीएम मोदी को घाना के राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। और उनकी असाधारण शासन कला, व्यवस्था, प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व में उनके योगदान के कारण ही घाना ने उनको जो है यह सम्मान यानी कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया है, ठीक है। पीएम मोदी ने घाना के एक्रा में न्क्रुमहा मेमोरियल पार्क का दौरा किया और घाना के संस्थापक जो है राष्ट्रपति कौन है तथा अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रतिष्ठित अग्रणी डॉक्टर क्वामे नुक्रुमहा को श्रद्धांजलि भी उन्होंने अर्पित किया है वहां पर, है ना। आइए, उनके साथ घाना के उप राष्ट्रपति महामहिम प्रोफेसर नाना जैन उपाकू अग्यमंग भी थी। और पीएम मोदी ने स्वतंत्रता, एकता और सामाजिक न्याय के लिए डॉक्टर नुक्रुमहा के अमिट योगदान के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की तथा एक क्षण का मौन भी रखा जो है, ठीक है। तो हर देश में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उस देश के बारे में कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण होता है और वो वहां के बारे में बहुत सारी चीजों को लेकर के चलता है साथ में। तो जैसे हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, है ना। ऐसे कई सारे नेता हैं, जो ऐसे लोग हैं जो हमारे पे पूजनीय हैं। तो ऐसे ही अलग अलग देशों में भी ऐसे हैं। जैसे बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान थे, है ना, इसी तरीके से। चलिए, जैसे कि पाकिस्तान में जिन्ना। चलिए, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पीएम मोदी को घाना का यह सम्मान जो लिखा गया इससे सम्मानित किया गया है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने घाना के नुक्रुमहा मेमोरियल पार्क का दौरा किया और डॉक्टर क्वामे नुक्रुमहा को श्रद्धांजलि अर्पित की है, बिल्कुल बता सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? दोनों कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों कथन क्या है एग्जैक्टली राइट है, कोई समस्या नहीं है आपके सामने, ठीक है। चलिए, रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन की एशिया बैठक नई दिल्ली में 1 से लेकर 3 जुलाई 2025 तक अभी हाल ही में क्या हुई है, आयोजित की गई है। तो ये न्यूज में रहा है। आइए प्रश्न पर देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन की एशिया बैठक नई दिल्ली में 1 से 3 जुलाई 2025 तक आयोजित की गई। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, घाना और भारत के संबंध को आप लोग पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या, घाना और जो है भारत संबंध, घाना और जो है भारत, इनके संबंधों को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, तो रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन की एशिया बैठक नई दिल्ली में 1 से 3 जुलाई 2025 तक हुई है। रासायनिक अस्त्र समझौता 1997 में लागू हुआ था। तो ये फैक्ट आपके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, बताओ ये जो आपका रासायनिक अस्त्र समझौता है ये कब लागू हुआ? आप कहेंगे सर 1997 में लागू हुआ। रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन, जिसको ओपीसीडब्ल्यू बोलते हैं, रासायनिक अस्त्र समझौते के लिए कार्यान्वयन निकाय है, जिसके 193 सदस्य देश रासायनिक अस्त्रों को अस्थायी रूप से और सत्यापन योग्य रूप से समाप्त करने के वैश्विक प्रयास की निगरानी करते हैं। आप जानते होंगे ये रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन, केमिकल जो वेपन्स होते हैं वो बड़े हार्मफुल होते हैं भाई साहब, अगर इनका उपयोग किया जाए दुनिया चुटकियों में खत्म हो सकती है। इसीलिए ये संगठन बनाया गया अपने आप में भाई, कि हम केमिकल वेपन्स का, जैसे वायरल बम हो गए, केमिकल बम हो गए, केमिकल वेपन्स हो गए, इनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे दुनिया भाई साहब पलक झपकते खत्म हो सकती है बहुत तेजी के साथ। तो ये एक ऐसे चीजें हैं जो मानव समाज को एकदम एक जो है घंटे में, आधे घंटे में पूरी तरीके से समाप्त कर देंगी, बहुत बुरी तरीके से। इसलिए निगरानी तंत्र के लिए ये जो है रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन बनाया गया है, ठीक है, जिसके 193 कंट्री के हैं, इसके मेंबर हैं अपने आप पे, है ना। चलिए, रासायनिक अस्त्रों को खत्म करने में अपनी व्यापक प्रयासों के लिए रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन को 2013 का नोबेल शांति का पुरस्कार भी दिया गया था। तो यह भी बड़ी बात है भाई, शांति की स्थापना के लिए व्यापक स्तर पर इसने काम किया अपने आप में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि भाई आखिर जो है इसको, यानी कि रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन को कब नोबेल प्राइज दिया गया था? 2013 में दिया गया था। भारत इस समझौते का मूल हस्ताक्षर करता है नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। भारत में समझौते को लागू करने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय प्राधिकरण है। 2024 में एनसीडब्ल्यूसी ने अपनी कार्यान्वयन क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए ओपीसीडब्ल्यू साक्षर साझेदारी कार्यक्रम के तहत केन्या नेशनल अथॉरिटी को सफलतापूर्वक संरक्षण जो प्रदान किया था। यह संरक्षण होगा, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे पुराना रासायनिक उद्योग संघ भारतीय रासायनिक परिषद है। उद्योग जगत तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एनसीडब्ल्यूसी के साथ घनिष्ठतापूर्वक काम करता है। भारतीय रासायनिक परिषद के कारण भारत को गौरव प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसे रासायनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, समझौते के अनुपालन और भारत में उद्योग व्यापी सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ाने में अपनी भूमिका के लिए सह प्राप्तकर्ता के रूप में ओपीडब्ल्यूसी द हेग पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किया गया था। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, द हेग पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, क्यों दिया गया? यह विश्व स्तर पर पहली बार है जब किसी रासायनिक उद्योग निकाय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह भी बड़ी बात है अपने आप में, है ना। तो ये जितने फैक्ट यहां पर दिए गए हैं पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ठीक है। चलो, और ये जो ओपीसीडब्ल्यू द हेग पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है, यह मान्यता देता है जो रासायनिक अस्त्र सम्मेलन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हीं को दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, अब आप बताइए, प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन को 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। भारतीय रासायनिक परिषद यानी कि आईसीसी को 2024 में ओपीसीडब्ल्यू द हेग पुरस्कार का सह प्राप्तकर्ता चुना गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात होगा। दोनों कथन सही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्या होगा? बी, 1 और 2 दोनों सही है ना। अब आप बताइए, प्रश्न जो है यहां पर कि गद्दी लोग निवासी हैं, किसके निवासी हैं? मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। गद्दी जो ये आपकी जनजाति है कहां पर निवास करती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे मुझे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी जो हाल ही में पीसीएस का मेंस का एग्जाम हुआ है, उसमें हमारे करंट अफेयर्स से बहुत प्रकार के प्रश्न आए, और जो हमने टेस्ट सीरीज चलवाई थी, ठीक है, उस टेस्ट सीरीज में हमने विद प्रूफ आपको मेंशन करवाया है कि कहां कहां पर प्रश्न कैसे कैसे आए हैं। अगर आपने हमारी डीडी क्लास देखी होगी करंट अफेयर्स की, और उसके अलावा अगर आपने
जो है हमारी मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज को फॉलो किया होगा, एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करके आएंगे। एथिक्स का पेपर मैंने कराया, फोर्थ पेपर, एक एक प्रश्न मैंने आपको जो है क्लास में बड़े अच्छे तरीके से कराया है, चाहे वो एटीट्यूड का प्रश्न हो, चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रश्न हो, चाहे वो वर्क कल्चर का प्रश्न हो, चाहे वो लोक सेवकों के लिए मूल्यों की बात हो, ठीक है, चाहे जो हो, मैंने डिटेल में सब कुछ कराया हुआ था। और करंट की क्लास में तो मैंने पॉलिटी का पेपर देखेंगे, आप पेपर फर्स्ट सेकंड का पेपर देखेंगे, आप सारा कुछ जो है हमने लगभग टास्क के रूप में आपको दिया था। भाई ये देखो, ये बफर स्टॉक है, तैयार कर लीजिएगा, ये फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। याद आ रहा है आपको? सब चीज मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाई थी भाई, यह बिंदुओं को आपको तैयार करते हुए चलना है। अब आपने उन चीजों को किया होगा तो आप अच्छी स्थिति में आपने एग्जाम दिया होगा। मैं फिर से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप दैनिक रूप से करंट अफेयर्स हमारा फॉलो नहीं करते तो प्लीज फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। और इसके अलावा हम लोग पीसीएस का बैच चलाते हैं, जहां पर मैं आपको एथिक्स, गवर्नेंस और बाकी कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह। तो वहां पर आप इस बैच को ले सकते हैं। यहां पर आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे प्री प्लस मेंस के, प्री की टेस्ट सीरीज आपकी, मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी, इसके अलावा उत्तर लेखन कार्यक्रम डेली आपको, डेली प्री का क्विज आपको मिलेगा। ये सब चीजें आपको यहां पर हम लोग कराते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बेसिक हमारा एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी से हम बिगिनिंग करते हैं और एडवांस तक आपको लेके जाते हैं ताकि आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा आप मेंटरशिप ले सकते हैं, आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है, राइट। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह तो सब कुछ चलेगा। इसमें सीसीआरटी क्लास आपकी अलग चलेगी, हिंदी निबंध की क्लास भी आपकी अलग चलेगी, योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन, डाउन टू अर्थ मैगजीन और बाकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल सब कुछ मैं आपको कराऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। और अगर आप इस बैच को लेते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, तो ऐसे में आपकी सारी फीस भी आपकी रिफंड हो जाएगी। इंटरव्यू का परिणाम आपका कैसा भी हो डजंट मैटर, लेकिन आपकी फीस वापस कर दी जाएगी, ठीक है। अगर इनकेस नहीं होता है तो आप पुनः से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भगवान न करे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि आप इंटरव्यू दें और आपका सिलेक्शन ना हो, है ना, ये ना हो बने पाए कभी। तो ये सारी बातें हैं। बाकी ये हमारा कोर्स जो है हमारे जो है एंड्रॉइड एप्लीकेशन के माध्यम से और बाकी वेबसाइट के माध्यम से भी देखे जा सकते हैं। 18 महीने की बैटरी होगी। और एक खास बात कि इस कोर्स को लेने के बाद आपको किसी बाहरी किताब या नोट्स या बाकी किसी चीज की आपको आवश्यकता विशेष तौर पर नहीं रह जाएगी। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। बस आपको ध्यानपूर्वक चीजों को पढ़ते हुए चले जाना है, बस इतना ही काम करना है आपको। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। लेकिन इसके अलावा आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न है कि भारत और घाना के मजबूत होते संबंधों पर चर्चा कीजिए। ये बड़ा अच्छा सा फैक्ट है आपके लिए, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लिखेंगे। अगर आपको मुझसे कोई बातचीत करनी है या इस प्रश्न को लिख करके उसका उत्तर मुझे देना है तो आप मुझे सीधे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8604409201 पर संपर्क आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या 8604409201, ठीक है। यहां पर आप इसको लेकर व्हाट्सएप कर सकते हैं या इसी नंबर पर अगर आपको कोई दिक्कत हो, 2026 का अगर आपको आरओ देना होगा, ठीक है, आपको मेंस देना होगा, प्री देना होगा, कुछ भी देना होगा, तो आप इस कोर्स से हमारे जुड़ सकते हैं। एक बड़ा बेनिफिट इससे होगा क्योंकि इससे यूपीएससी की तैयारी भी हो जाएगी, आपके आरओ एआरओ की भी तैयारी जो है आपकी हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात इसमें जो है नहीं है। तो ये हो गया आज का वीडियो। मिलेंगे कल हम लोग, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का खास कर विशेष ध्यान दीजिए। पिज्जा बर्गर और बाकी चीज खाने से बचिए और मदमस्त होकर के, चिल होकर के तैयारी करिए। शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है।
इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।